नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी कड़ी में आज हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है इस क्लास को शुरू करने से पहले कि आप इस ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके हमें मोटिवेशन करें। और अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज हम शुरू करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर से जो संबंधित प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं और कौन से नहीं हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो इसको मैंने यानी कि 5 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला है शिक्षार्थी संबंधी कारक। पहला कौन सा है? शिक्षार्थी संबंधी कारक। दूसरा है शिक्षण संबंधी कारक। तीसरा है वातावरण संबंधी कारक। और डी है सामाजिक कारक। और ई यानी 5वां है आर्थिक कारक। तो अब हम एक एक के बारे में विस्तृत चर्चा आज हम पहला पढ़ेंगे शिक्षार्थी संबंधी कारक। तो पहला है अधिगमकर्ता का शारीरिक व मानसिक विकास। अगर एक बालक शारीरिक रूप से अक्षम है और मानसिक रूप से विकृत है तो अधिगम जो हो अधिगम प्रभावित होगा वहाँ पर। उसके बाद है बुद्धि। तो बुद्धि जो होती है ये जन्मजात होती है। तो प्रत्येक बालक की बुद्धि लब्धि अलग अलग टाइप की होती है। जिस प्रकार आपने कक्षा में देखा होगा कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बालक सामान्य बुद्धि लब्धि वाले होते हैं और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो मंदबुद्धि या पिछड़े बालक होते हैं। तो इस प्रकार जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो जो भी शिक्षक यानी कि उनको सिखाता है, पढ़ाता है तो वो एक बार में ही सीख लेते हैं। और जो सामान्य बालक होते हैं उनको वो कुछ देर से सीखते हैं। और जो पिछड़े बालक होते हैं वो यानी सीखने में उनको बहुत समय लगता है। इस प्रकार यानी कि बुद्धि भी अधिगम को प्रभावित करती है। आयु। तो जिस प्रकार से आयु बढ़ती जाती है उसी अनुसार सीखने की जो मात्रा है वो भी बढ़ती जाती है। जिस प्रकार हम छोटे थे तो सर्वप्रथम कह सीखने में हमारे लगभग बहुत टाइम लग गया था। लेकिन वर्तमान के अंतर्गत हम जिस प्रकार आयु बढ़ी उसके साथ अधिगम की मात्रा बढ़ गई। और अब तो हम बहुत जो कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकें या विस्तृत जो मैटर है, सिलेबस है, उसको भी हम याद रख पाते हैं। सीखने की इच्छा। तो एक बालक के अंदर अगर सीखने की इच्छा होगी, अंतर्निहित जो सीखने की शक्ति यानी सीखने की जो इच्छा है वो उसको और ज़्यादा उत्साही और सक्रिय बनाती है सीखने के लिए। अगर उसके सीखने की आंतरिक इच्छा नहीं है तो अध्यापक चाह करके भी उसको नहीं सिखा सकता। मार्गदर्शन। तो एक बालक को उचित समय पर उचित मार्गदर्शन देना अति आवश्यक है। जैसा कि कहा जाता है कि सही समय पर सही मार्गदर्शन जरूरी है। अगर सही समय पर एक बालक को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो जिसके कारण वह बालक यानी कि अनेक प्रकार का प्रयास व त्रुटियां करके सीखने की कोशिश करता है, बनता है कि वो उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है वो उसको अच्छे से क्लियर करे, समझाए, ताकि वो बालक है जो आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार शैक्षिक पृष्ठभूमि का भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। उस प्रकार अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो जिस प्रकार B.F. स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा जो अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, यानी कि कोई भी क्रिया करने के लिए उसकी गति को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा अति आवश्यक है। तो ये कहा जाता है कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो समय पर अपने बालकों को अभिप्रेरित करता रहे। तो अभिप्रेरणा कार्य करने की गति को बढ़ा देती है। उसके बाद 8 नंबर है बालक का स्वास्थ्य। तो जैसा कि कहा जाता है कि स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मन विकसित होता है। तो अगर बालक स्वास्थ्य होगा तभी वो अच्छे से अधिगम कर पाएगा। अगर उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है यानी अस्वस्थ है तो अधिगम प्रभावित होगा।
उसके बाद 9 नंबर है बालक की मनोवृत्ति। मनोवृत्ति अगर वो विषय के प्रति और शिक्षक के प्रति अगर सकारात्मक है तो वो बालक वहाँ पर यानी जो अधिगम है वो जल्दी कर पाएगा। अगर मनोवृत्ति या दृष्टिकोण या नज़रिया उस शिक्षक या विषय के प्रति नकारात्मक बन गया है तो वो उस विषय को नहीं सीख पाएगा। तो इस प्रकार यानी कि कई बार ये होता है कि बालक किसी भी विषय को पढ़ने से पहले या अध्यापक से पढ़ने से पहले मनोवृत्ति या धारणा पूर्व धारणा ऐसी बना लेता है कि ये तो मेरे को विषय समझ में नहीं आएगा, तो ये इस अध्यापक का जो भी ये पढ़ाएगा मेरे को समझ में नहीं आएगा, तो फिर चाह करके भी वो यानी कि उससे नहीं समझ सकता। इसलिए को सर्वप्रथम पढ़ने से पहले जो मनोवृत्ति है दृष्टिकोण वो हमेशा ही सकारात्मक रखना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यार्थी की क्षमता व योग्यता। जिस प्रकार विद्यार्थी की क्षमता या योग्यता का यह अर्थ है शारीरिक रूप से और मानसिक योग्यता। तो आपने देखा है कि आरटीई जो एक्ट है वो भी आयु के अनुसार बालकों को यानी कि प्रवेश देता है और उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम होता है। एनसीएफ जो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो भी जो सिलेबस बनाता है तो उनकी आयु स्तर को शारीरिक क्षमता और मानसिक योग्यता के आधार पर सिलेबस निर्धारित करता है और उसी अनुसार अधिगम बच्चे को करवाया जाता है। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो महत्वाकांक्षा आपको पता ही है कि आकांक्षा या इच्छा और उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो अब उपलब्धि अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत भी आता है, ठीक है, जो तथा एंटकिंसन ने दिया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर उपलब्धि अभिप्रेरणा का अर्थ है यानी विपरीत परिस्थितियों में भी सीखने की इच्छा या लक्ष्य प्राप्ति के लिए सीखने की इच्छा रखना। जीवन उद्देश्य, तो जीवन उद्देश्य तो जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। जिस प्रकार हम यहाँ पर सीख रहे हैं तो हमारा उद्देश्य अलग है। तो एक बालक जो सीखता है तो सर्वप्रथम उसका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। अगर उसके सामने किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो वो बालक नहीं सीख पाएगा। तो उसका उद्देश्य सामने होना अति आवश्यक है। ये जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य का यहाँ ये अर्थ है कि एक जो मानसिक स्वास्थ्य वाला बालक होता है वो बिना किसी कह सके और बिना चिंता के मानसिक रूप से स्वास्थ्य जो बालक हैं वो अधिगम अच्छे से कर पाएगा। अगर मानसिक रूप से वो स्वास्थ्य नहीं है यानी किसी तनाव चिंता में है तो वो वहाँ पर अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएगा। आगे हैं 14 नंबर अभ्यास व पुनर्बलन। तो अभ्यास किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। इस अभ्यास करने के पश्चात व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है और जब बार बार अभ्यास करके बालक सीखता है और उसके साथ साथ अगर उसको पुनर्बलन मिलता है तो पुनर्बलन भी किस प्रकार का सकारात्मक पुनर्बलन 2 टाइप का होता है ना, नकारात्मक पुनर्बलन और सकारात्मक पुनर्बलन। तो बालक जब सीख रहा है तो सीखने के साथ साथ अगर उसको हम जो अध्यापक हैं वो प्रगति उस जो वो बालक प्रगति कर रहा है तो उसमें अगर हम शाबाश या कोई उसको पेंसिल या पेन दे करके प्रोत्साहित करते हैं तो बालक में सीखने के लिए और ज़्यादा वो प्रेरित होगा। इस प्रकार यानी कि अभ्यास के साथ साथ पुनर्बलन जरूरी है। लास्ट है चिंता। तो अभी बताया ना, चिंता यानी कि जब बालक किसी चिंता में होगा तब वो अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएगा, अधिगम प्रभावित होगा। तो इस प्रकार यहाँ हमने पढ़ा। तो शिक्षार्थी संबंधी कारक के अंतर्गत पहला आता है अधिगमकर्ता का शारीरिक व मानसिक विकास, दूसरा आता है बुद्धि, तीसरा आता है आयु, चौथा है सीखने की इच्छा, पांचवा है मार्गदर्शन और छठा है शैक्षिक पृष्ठभूमि, सातवां है अभिप्रेरणा, आठवां है बालक का स्वास्थ्य और नौवां है बालक की मनोवृत्ति। और उसके बाद 10वां है विद्यार्थी की क्षमता व योग्यता, 11वां है महत्वाकांक्षा व उपलब्धि अभिप्रेरणा और 12वां है जीवन उद्देश्य और 13वां है मानसिक स्वास्थ्य और 14वां है अभ्यास व पुनर्बलन और 15वां है चिंता। इस पर
शिक्षक संबंधी कारक, तो शिक्षक संबंधी कारक के अंतर्गत पढ़ेंगे विषय का ज्ञान। तो एक अध्यापक को विषय का पूर्ण रूप से ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर विषय का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा तो वो अनेक अलग अलग विधियों से, अलग अलग मेथड से, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा जो ज्ञान है वो बालकों तक नहीं पहुंचा पाएगा, यानी प्रभावी रूप से अधिगम नहीं करवा पाएगा। शिक्षक का व्यवहार, तो शिक्षक का व्यवहार है जो यानी हमेशा ही बालकों के साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। अगर आप कहोगे कि गुरुजी फिर एक बालक का दोस्त होगा, हाँ जी, तो एक जो अच्छा शिक्षक होता है वो मित्र भी होता है, एक मार्गदर्शक भी होता है और एक गुरु भी होता है। तो अगर वो मित्रवत व्यवहार बालक के साथ रखेगा तो अधिगम से संबंधित जो भी प्रॉब्लम या समस्या आएगी तो बालक निसंकोच भाव के साथ शिक्षक को बता पाएगा और शिक्षक उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम है या समस्या है उसका हल कर पाएगा। अगर वो डर और भय के कारण शिक्षक के पास ही नहीं आएगा तो उसके मन के अंदर या उसको सीखने से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं बता पाएगा। मनोविज्ञान का ज्ञान, तो वर्तमान के अंतर्गत एक जो शिक्षक के पास विषय के ज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। वो बालक की जो रुचियां हैं, जो अभिवृत्तियां हैं, ठीक है, जो आकांक्षाएं हैं, जो अभियोग्यताएं हैं, उनको वो जान पाएगा और उनके अनुकूल ही, उनके अनुसार ही यानी कि वो बालकों को सिखा पाएगा। अगर मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो जो भी बालक के अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको वो नहीं समझ पाएगा, जिसके दौरान अधिगम जो प्रॉपर तरीके से नहीं करवा पाएगा। इसलिए यानी कि एक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना अति आवश्यक है। शिक्षण विधि, तो एक अध्यापक जब बालकों तक अपने ज्ञान को पहुंचाता है यानी कि उनको पढ़ाता है तो वो कोई ना कोई शिक्षण विधि मेथड के द्वारा यानी बालकों को पढ़ाता है। अगर शिक्षण जो विधि है जिसके द्वारा एक टीचर पढ़ाता है वो रुचिकर है, आनंददायक है, तो बालक रुचि लेकर के पढ़ेंगे। अगर वो शिक्षण विधि जो कठिनाई वाली है यानी कि रुचिकर, आनंददायक नहीं है तो बालक बोरियत महसूस करेंगे, कठिनाई महसूस करेंगे। पांचवा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, तो एक जो कक्षा होती है उसके अंतर्गत जितने भी बालक होते हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पांचवा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। एक कक्षा के अंतर्गत जो बालक होते हैं वो अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं के होते हैं, यानी कि एक कक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं से भरी होती है, यानी कि उन बालकों की जो रुचियाँ, अभिरुचियाँ, क्षमता, योग्यताएं, ठीक है, दृष्टिकोण, मनोवृत्तियाँ वो अलग अलग टाइप की होती हैं। तो एक अध्यापक का ये दायित्व बनता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से भरी हुई कक्षा के अंतर्गत वो कौन सा मेथड या विधि लगाए ताकि एक बार में ही सभी बच्चों को जो अधिगम करवाया जा रहा है वो समझ में आ जाए। अगर एक अध्यापक को ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान नहीं है तो वो जो वहाँ पर अधिगम है जो प्रभावी तरीके से नहीं करवा पाएगा। 6 नंबर है शिक्षक का व्यक्तित्व, तो एक जो शिक्षक का व्यक्तित्व है वो भी अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, ठीक है। अच्छा व्यक्तित्व का अर्थ ये है कि उसका जो व्यक्तित्व है वो बच्चों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। अगर शिक्षक का व्यक्तित्व जो प्रभावित करने वाला है तो जो भी शिक्षक उनको विषय वस्तु पढ़ाएगा, ठीक है, यहाँ व्यवहारिक रूप से बातें बताएगा तो वो बालक उसका अनुसरण करेंगे। अगर वो उसका व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला नहीं है तो वो उनके द्वारा जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है यानी बातें सिखाई जा रही हैं तो बालक उनको यानी कि कह सकते हैं कि ध्यान लगा करके नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे। इसलिए एक शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। शिक्षक संबंधी कारक के अंतर्गत हमने पढ़ा विषय का ज्ञान, ठीक है, विषय का ज्ञान। 2 नंबर शिक्षक का व्यवहार, 3 नंबर मनोविज्ञान का ज्ञान, 4 नंबर शिक्षण विधि, 5 नंबर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, 6 नंबर शिक्षक का व्यक्तित्व। वातावरण संबंधी कारकों में आता है वातावरण में परिवार, समाज और विद्यालय का।
अगर परिवार का वातावरण जो अधिगम यानी सीखने के अनुकूल है, ठीक है, यहाँ वहाँ समाज का जो वातावरण है वो सीखने के अनुकूल है, या विद्यालय का वातावरण जो है वो यानी अधिगम करवाने, सकारात्मक अधिगम करवाने में सफल है, तो वहाँ पर बालक अच्छे से अधिगम कर पाएगा। अगर वहाँ का वातावरण जो सही नहीं है, उचित वातावरण नहीं है, सकारात्मक वातावरण नहीं है, तो बालक यानी कि वहाँ पर अधिगम अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसका अधिगम प्रभावित होगा। 2 नंबर है कक्षा कक्ष का वातावरण। तो कक्षा कक्ष वह स्थान है जहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती है और शिक्षण संबंधी जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए वहाँ गतिविधियाँ की जाती हैं, यानी कि अलग अलग विषय अध्यापक जो होते हैं वो वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो एक कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वो शांत वातावरण होना चाहिए और वहाँ यानी बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, हवादार जो कक्षा कक्ष होने चाहिए, वहाँ जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है जैसे श्यामपट्ट वगैरह है, ठीक है, दृश्य श्रव्य जो सामग्री है वो वहाँ पर होनी चाहिए। और सबसे मुख्य बात ये है कि कक्षा का जो वातावरण है वो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, तभी वहाँ पर जो अधिगम है वो अच्छे से हो पाएगा। अगर शोरगुल स्थान पर कक्षा कक्ष है तो वहाँ पर यानी कि जो बालक का कह सकते हैं कि अधिगम है वो प्रभावित होगा। उसके बाद तीसरा है सीखने का समय व थकान। जब यानी कि विद्यालय विज्ञान है इनको यानी कि सुबह के वक्त जो सुबह के पीरियड होते हैं उसमें पढ़ना चाहिए और इसीलिए टाइम टेबल भी उनके अनुसार बनाया जाता है। जिस प्रकार यहाँ बात करें तो मनोविज्ञान का जो विषय है कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर सुबह के वक्त ये विषय कठिन विषय पढ़ाए जाते हैं और जो सरल विषय है वो अंतिम समय में यानी अंतिम पीरियड में पढ़ाए जाते हैं। तो वातावरण संबंधी कारकों के अंतर्गत हमने देखा वातावरण यानी परिवार, समाज और विद्यालय का, कक्षा कक्ष का वातावरण और सीखने का समय व थकान। नेक्स्ट है सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति के समाज के बीच आता है। इस विद्यालय के अंतर्गत जो भी उसको होमवर्क दिया गया है, अभी याद करके आना है, आपको ये काम लिखना है, तो जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचता है तो परिवार के अंदर यानी उसके माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। जब वो पढ़ने के लिए बैठता है, अधिगम करने के लिए बैठता है, तो वो वहाँ पर चाह करके भी अधिगम यानी कि वो जो क्लास वर्क का जो होमवर्क का जो याद करने का कार्य है वो वहाँ पर नहीं कर पाता, जिससे अधिगम प्रभावित होता है। आस पड़ोस यानी कि आस पड़ोस के अंतर्गत कोई लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या इस प्रकार का कह सकते हैं कि वातावरण बन जाता है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ग्राम, नगर या क्षेत्र की सामाजिक स्थिति, किसी गांव की, नगर की या क्षेत्र की इस प्रकार सामाजिक समस्या हो सकती हैं जो उसके अधिगम को प्रभावित करती है। जिस प्रकार कह सकते हैं कि कोई मंदिर, गुरुद्वारा या कोई अन्य धार्मिक स्थल है जिस टाइम बालक को अधिगम करना होता है उस टाइम यानी कि वो रेडियो टेप रिकॉर्डर यानी शुरू हो जाता है, जिसके कारण बालक यानी कि अधिगम नहीं कर पाता और उसका अधिगम प्रभावित होता है। आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक के अंतर्गत व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अधिगम को प्रभावित करती है। तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी अधिगम को प्रभावित करती हैं, यानी कि हो सकता है कि उसके पास पाठ्य पुस्तक यानी किताबें, ड्रेस, शूज आदि खरीदने के लिए पैसे ना हो, तब यानी कि उसके मन के अंदर ये एक स्थिति बन जाती है कि उसके पास यानी पैसे नहीं हैं, वो किताबें कहाँ से लेकर के आए पढ़ने के लिए, कि अधिगम है जो प्रभावित होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितने भी पॉइंट अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पड़े हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इन बिंदुओं को आपको याद रखना है। अब हम आगे अधिगम तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नए हैं, आने की संभावना है, और कुछ प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर के जो आए हुए हैं वो भी हैं। अब हम देखते हैं इसमें पहला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? तो इसमें आ जाएगा, इसमें ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, बी है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, और सी है कक्षा कक्ष में अधिगम, और डी है संवेदनाओं में परिवर्तन। तो बताओ इसका सही जो उत्तर है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा व्यवहार में परिवर्तन। बताया था ना, अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें यानी कि क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। तो सही ऑप्शन इसका ए है। उसके बाद है 2 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, सीखना लक्ष्यानुमुखी होता है, बी है अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, और सी है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, और डी है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तो बताओ इसमें सही उत्तर क्या होगा? यानी सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, तो किसको नहीं मानेंगे? तो ये है सीखना लक्ष्यान्मुखी होता है। तो आपको पता ही है कि कोई ना कोई लक्ष्य से जुड़ा होता है सीखना, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण होता है। तो ये तो इसकी विशेषता होगी। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। एक तो आप यहाँ से मिटा दो, ठीक है। तो अब इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है यहाँ अधिगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो ये रीट 2012 में लेवल 2 में आया हुआ अभी प्रश्न। तो पहला है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, बी ऑप्शन है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना। ले भाई, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, तो ये किसके नहीं आती? ये तो सभी के आती हैं, चाहे अधिगम किया या नहीं किया, है ना। सी ऑप्शन है चढ़ना भागना व फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, और डी है इनमें से सभी। तो बताओ इसका सही उत्तर कौन सा होगा? भी कौन सा अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो बताना है अधिगम को प्रदर्शित कौन करता है। तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, ये किसी इंस्टीट्यूट में सिखाया गया क्या? भाई वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी ये 2-2.5 महीने की, और उसके बाद ये वहाँ पर भोजन देखते ही लार आने लग जाएगी। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये तो ऑप्शन मेरे को लगता नहीं होगा। सी है चढ़ना भागना और फेंकना, तो ये भी यानी कि कह सकते हैं कि ये परिपक्वता की जो श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये भी स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कोई सिखाई थोड़ी गई है। और डी इनमें से सभी, ये सभी तो नहीं हो सकता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो गया ए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। तो ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के बारे में सही है, ये भी CTET 2011 लेवल 2 में आया हुआ है अभी। तो बताओ इसका सही उत्तर कौन सा होगा? अभी आपने अधिगम से संबंधित टॉपिक पढ़ रखा है। तो पहला, सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो स्वेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो ये तो नहीं हो सकता ये वाला। बी नंबर है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना स्वेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। स्वेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, होता है, होता क्यों नहीं है भाई। और सी है सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। हाँ ये है, ठीक है। जो अधिगम या सीखना या ज्ञान होता है वो एक मानसिक क्रिया होती है, यानी कि मस्तिष्क के द्वारा होने वाली क्रिया है, मानसिक क्रिया है, ठीक है। मस्तिष्क के द्वारा ही यानी कि चीज़ों को समझा जाता है, ज्ञान को ग्रहण किया जाता है, तर्क वितर्क किया जाता है। तो ये मानसिक क्रिया है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। डी भी देख लेते हैं,
बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। क्यों नहीं है भाई, यह आगे सिद्धांत आएगा ना, प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखना। तो बार बार बच्चा प्रयास करेगा सीखने के दौरान और अनेक प्रकार की त्रुटियां करेगा, त्रुटियां कर कर के तो सीखेगा ना। तो नेक्स्ट है 5 नंबर, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको क्या कहा जाता है। ये भी आरटेट 2011 लेवल 2 में आया हुआ है प्रश्न भाई। ए ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, बी है अनुबंधन, सी है प्रायोगिक अधिगम और डी है आकस्मिक अधिगम। इसका जो सही उत्तर है वो बताओ भी कौन सा आएगा। तो सही उत्तर है इसका सामाजिक अधिगम होगा। समाज में रह करके व्यक्ति सीखता ना कि किस प्रकार का व्यवहार करना है या नहीं करना। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ये किसने कहा, यानी कि ये परिभाषा किसने दी थी। ए है गेट्स ने, बी है स्किनर ने और सी है वुडवर्थ ने और डी है क्रॉनबैक ने। तो बताओ भी किसने ये परिभाषा दी थी। इसका क्या सही आ जाएगा, इसका सही आ जाएगा गेट्स। ठीक है, गेट्स जो मनोवैज्ञानिक था उसने ये परिभाषा दी थी। गेट्स, इसको इस प्रकार याद रख लो कि स्कूल या कॉलेज का जो गेट होता है वहाँ 2 टाइप के ही व्यक्ति आते हैं। एक तो अनुभव वाले, यानी कि जिनको अनुभव है, यानी ज्ञान का अनुभव है, पढ़ाने का अनुभव है, और दूसरे वो आते हैं प्रशिक्षण, यानी कि प्रशिक्षण लेने वाले, यानी अधिगम को प्राप्त करने वाले, अधिगम को सीखने वाले। ठीक है, तो गेट्स पर 2 टाइप के लोग आते हैं, एक तो अनुभव वाले और एक प्रशिक्षण वाले। इस प्रकार से इस परिभाषा को आप याद रख सकते हैं। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्जन है, किसने कहा। वो ए ऑप्शन है वुडवर्थ ने, बी है क्रो एंड क्रो ने, सी है गेट्स ने, डी है स्किनर ने। तो बताओ किसने कहा था। तो ये भी अपने परिभाषा पढ़ रखी है ना। तो क्रो एंड क्रो, तो 2 व्यक्ति है, ये 2 व्यक्तियों ने 3 बातें बताई थी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रो एंड क्रो ने 3 बातें कौन कौन सी बताई, आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्जन ही अधिगम है या सीखना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 का बी। उसके बाद 8 नंबर है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम व विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। ठीक है, यहाँ कट गया देता है। ठीक है, ये भी आरटेट 2012 लेवल 1 में आ रखा है। तो ए ऑप्शन है परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न, बी है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, सी है परिवार, खेल व कंप्यूटर, डी है परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा भी, अधिगम विकास में सबसे अधिक योगदान किसका रहता है। तो यहाँ एक ऑप्शन वो नहीं आया है ना, मोबाइल। तो हाँ भाई, इस मोबाइल का भी योगदान है ही। आप अभी सीख रहे हैं तो मोबाइल के द्वारा सीख रहे हो ना। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन बी होगा, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। परिवार आप पता ही है, समवयस्क समूह का अर्थ होता है यानी कि हम एक जैसी उम्र के विद्यार्थी। ठीक है, बालक। तो ये किशोरावस्था के अंतर्गत जो यानी कि समवयस्क समूह बनते हैं। और अध्यापक अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार किसे माना जाता है, दंड व आरोप को, ए नंबर ऑप्शन है। और बी है पुरस्कार व प्रशंसा को, सी है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को और डी है अधिकारी बनने की इच्छा। तो बताओ इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा सी, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। अगर लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा है तो वो इच्छा कब पूरी होगी, वो तभी पूरी होगी जब अधिगम हम सकारात्मक दृष्टिकोण से करेंगे और तभी हमें अधिगम के अंतर्गत सफलता मिलेगी। तो दंड व आरोप नहीं हो सकता, पुरस्कार व प्रशंसा नहीं हो सकता और डी अधिकारी बनने की इच्छा नहीं हो सकती। तो ये मुख्य बिंदु है, इसके अंतर्गत ही
पुरस्कार व प्रशंसा, अधिकारी बनने की इच्छा आ जाएगी। 10वां है, निम्न में से कौन सीखने के सही कथन है? ये रीट लेवल 2 2015 में आया हुआ है। ए है तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। बी है तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। सी है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। डी है तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। ठीक है, तो बताओ इसके अंदर सही कौन सा आएगा? तो सही यहाँ पर जो होगा इसका वो सी होगा। ठीक है, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। ठीक है, तो जिस प्रकार हम कोई भी विषय वस्तु पढ़ते हैं तो उस विषय वस्तु के अंतर्गत बहुत सारा तथ्य दिया होता है और उस तथ्य में से वही तथ्य हम पढ़ते हैं जो हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, उस तथ्य के जो तथ्य महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में ही हम सूचना प्राप्त करते हैं और वो सूचना जो प्राप्त करते हैं वो उसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है और जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें सूझ या बोध यानी बोध प्राप्त कराता है और उस सूझ या बोध के द्वारा प्रज्ञान या हम कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है। इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। तो ये रीट लेवल 2 2015 में आया हुआ है। ऑप्शन ए है नहीं, बी है हाँ, सी है निश्चित और डी है कभी नहीं, कभी कभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा बताओ भाई? तो परिपक्वता के कारण यानी कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नहीं कहेंगे। तो मैंने कितनी बार वहाँ पर अच्छे तरीके से समझाया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक बताना है भाई। ये भी रीट लेवल 2 2011 में आया हुआ है। तो ए ऑप्शन है संचार के साधन, बी है समवयस्क समूह और सी है अध्यापक और डी है परिपक्वता एवं आयु। तो बताना है भी अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो संचार के साधन क्या व्यक्तिगत कारक में आएंगे क्या? समवयस्क समूह बताओ कि अभी बताया था ना समवयस्क समूह क्या होता है, और अध्यापक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, परिपक्वता एवं आयु। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं ना, तो इसके अंतर्गत परिपक्वता और आयु आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। ये भी रीट लेवल 1 2017 में आया हुआ है अभी प्रश्न। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए क्रियात्मक कारक, बी मनोवैज्ञानिक कारक, सी सामाजिक कारक और डी अन्य कारक। तो बताओ कि इसके अंतर्गत सही कौन सा होगा? तो इसका आ जाएगा सही ऑप्शन सी, सामाजिक कारक। ठीक है, तो विद्यालय, तो जैसा कि आपको पता है कि यानी कि समाज का जो लघु रूप है वो विद्यालय होता है। तो विद्यालय का संगठनात्मक रूप, विद्यालय का जो वातावरण, वो सब इसके अंतर्गत आएगा, सामाजिक कारक के अंतर्गत। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित शिक्षा, सी ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा और डी ऑप्शन है क्रिया केंद्रित शिक्षा। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। तो किसकी देन है? तो ये आपको सही यहाँ पर बताना है। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा सी, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा चल रही है? बाल केंद्रित शिक्षा है। जिस प्रकार बालक की योग्यताएं, इच्छाएं, मनोवृत्तियां होगी, ठीक है, जिस प्रकार से बालक सीखना चाहेगा उसी प्रकार से अध्यापक को सिखाना पड़ेगा। ये नहीं है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा है,
अध्यापक जैसा चाहेगा वैसे उस प्रकार से, यानी कि अब वर्तमान के अंदर बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। ठीक है, तो सब कुछ बालकों के लिए किया जा रहा है, यानी कि बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है। और उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। तो पहला है ऑप्शन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, दूसरा है बालक का परिवार में समायोजन, और सी है बालक का सहपाठियों के साथ खेलना, डी है बालक के गृह कार्य का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है अभी बताओ। उसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, ए होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि एक अच्छे अध्यापक को विषय के साथ साथ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना भी जरूरी है। एक कक्षा जो होती है उसमें जितने भी बालक होते हैं, एक कक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं से भरी होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। बालक का परिवार में समायोजन, ये भी नहीं होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के बाद वो समायोजन करना सीख जाएगा। सी है बालक का सहपाठियों के साथ खेलना, यानी कि वो उसको खेलना आ जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने के साथ, ये नहीं होगा। बालक के गृह कार्य का अध्ययन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है, अभिक्षमता का, बी ऑप्शन है रुचि का, सी ऑप्शन है योग्यता का, और डी ऑप्शन है प्रयुक्त सभी का। यानी मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है, यानी किस चीज़ का, बालकों की किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अभी हमने पढ़ा ना, मैं बार बार अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था किस किस का ध्यान रखा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी आएगा, प्रयुक्त सभी। ठीक है, बालकों की अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का, सभी का ध्यान रखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह है। ए ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है, बी ऑप्शन है अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, सी है अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता, डी है वह अपना अत्यधिक समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है। तो बताओ भी इसका सही कौन सा आएगा। गतिविधि के द्वारा बालक पूर्णतः विकसित माना जाएगा, वो आ जाएगा ए ऑप्शन, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। ठीक है, तो किस प्रकार व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार बातचीत करना है। ठीक है, तो ये सब प्रकार का अगर बालक जान जाता है तो सामाजिक रूप से पूर्णतया विकसित माना जाता है। 18वां है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का दिगम प्रभावित करता है। तो बताओ भी, ए ऑप्शन है प्रयास व त्रुटि का दिगम, बी है अनुकरण अधिगम, और सी है अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम, डी है अनुदेशनात्मक अधिगम। तो बताओ इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा भी। तो बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, प्रयास व त्रुटि अधिगम के द्वारा बालक यानी कि बार बार प्रयास करेगा और अनेक बार त्रुटियां करेगा सीखने के दौरान। जैसे जैसे वो बार बार प्रयास करेगा त्रुटियों की संख्या कम होती जाएगी, तो उसको और ज़्यादा एक्सपर्ट बनाएगी। ठीक है, और सी है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, यानी कि पूर्ण उस अंतर्दृष्टि का अर्थ है यानी कि उसको सूझ पैदा हो जाएगी, उसको और ज़्यादा यानी कि जो अधिगम है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो है इसका। ठीक है, डी है अनुदेशनात्मक अधिगम। अनुदेशनात्मक अधिगम का अर्थ होता है यानी इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, यानी कि किसी के द्वारा निर्देश दे करके सिखाना। अनुकरण अधिगम यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि कई बार बालक यानी अनुकरण जब करता है तो अनुकरण किसी चीज़ का सही भी कर सकता है और गलत भी कर सकता है। बहुत सारी ऐसी जो गलत आदतें हैं वो भी यहाँ पर सीख लेता है। तो इसको सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण के द्वारा देखा जा सकता है। तो अधिगम प्रभावित करता है, तो बी ऑप्शन इस यहाँ पर हो जाएगा। ये थे आज का हमारा अधिगम को प्रभावित करने वाला टॉपिक, और इसके साथ साथ अधिगम से संबंधित हमने प्रश्न
जो पिछले पेपरों के अंतर्गत आए हुए हैं और आगे जो आने की संभावना है वो मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से इन चीज़ों बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होगी और आपने इस प्रकार क्वेश्चनों के द्वारा अपनी तैयारी को परखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार आप हमारे साथ पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे और इसी प्रकार प्रेम और स्नेह बनाए रखोगे। तो मेरा दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट करके अभिप्रेरित करें, मोटिवेशन करें, ताकि हम नए नए टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हों। तो धन्यवाद, सत श्री अकाल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।